राव इंद्रजीत सिंह आरती के चुनाव में रातों चक्कर काटा, इस तरह की बातें गाँव में हुई है। करते थे। राव इंद्र सिंह बेटी को जिताने के लिए यूं चक्कर काट रहा था, यूं चक्कर, मतलब बड़ी वो बात होती है। डॉक्टर अभय सिंह यादव आज अपने मंचों से भी कहते हैं कि पानी के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी करे और पानी आज ऊपर भी आ गया है। आरती राव पूरे चुनाव में किसी भी कार्यकर्ता के घर नहीं गई, किसी भी कार्यकर्ता का। लेकिन जब उनका प्रभाव है तो अहिरवाल पूरी उनकी जिम्मेदारी में आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो जब सड़कें टूटी पड़ी थी इतने लंबे समय तक, तो उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाई? मतलब कोई ना कोई एक अब एक लाइन में तो आप ये कह देते हो कि राव साहब का नेचर मिलनसार है, लेकिन एक लाइन में आप ये कह देते हो कि सारे वो अति में आ गए थे। रावदान सिंह जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है भी। रावदान सिंह जी जमीन से जुड़े नेता हैं, वो जमीनों के काम करते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। देखो जमीनों के काम, मतलब इन चीज़ों में सबको पता था। रावदान सिंह जी अच्छा मतलब अट्रैक्शन रखते हैं जमीनों तो मतलब मैं बता रहा हूँ। और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने अपने सड़कें पनियाला मोड़ से पूरा महेंद्रगढ़ चंडीगढ़ कनेक्ट कर दिया। सर यही महेंद्रगढ़ नारनौल दादरी नहीं हो पाए, लेकिन सर अभी मेरे सामने इन्होंने निशान लगा के वोट कैंसिल कर दिए। अच्छा, उस बात पे मतलब मेरी कहा सुनी हुई और उस बात पे ही प्रशासन आया और वहाँ एक बार 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए डिस्टर्बेंस हुआ। अच्छा, वहाँ 1 मिनट में उन्होंने पुलिस बुला दी। मंच पर आके कह दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि उनका तो कोई वजूद ही नहीं है भाई। एक बात ये भी तो कह रहे हैं भाई, राजा साहब का तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि भाई वो तो उनका कोई सिस्टम नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं फलां। यहाँ कोई साठ गांठ थी कि राव साहब ने ऐसा बोल दिया कि भाई आपको इधर नहीं आना है, नहीं तो आपको महेंद्रगढ़ में नुकसान हो सकता है, मैं महेंद्रगढ़ में नहीं आऊँगा कंवर सिंह के समर्थन में, ऐसा कुछ? ये जनता की जो चर्चाएं वो हम आपसे सीधा पूछ रहे हैं। क्या है? 2014 के चुनाव में हमने खुद रावदान सिंह को वोट दिया। अच्छा, राव साहब बीजेपी में आ चुके थे, किसी कारणवश हम रामविलास शर्मा जी को वोट नहीं दे पाए। ठीक है, रामविलास शर्मा जी से डायरेक्ट मिला था, ब्राह्मण वोटर हैं, उनमें उतना जोश नहीं था, वो बिल्कुल मतलब क्या बुझे हुए से थे। सच बात ये है कि वो उतना मन करके मतलब जोश में नहीं थे। हो सकता है शायद इसका असर समाज की टिकट कटना है। अच्छा, हमारे बलवान जी हैं जोग से, थोड़ा बोलते लाउडली है ही, उनका स्वभाव है, वो थोड़ा फौजी आदमी है, जल्दी गुस्से में आ जाते इस तरह। तो वो राव साहब और बहन जी के बारे में कुछ बातें बोले, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को हंसी भी आई है ना, कि कोई भी सरकार रही हो राव साहब के खिलाफ बोलने का फल मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम एक राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा करेंगे, लेकिन किनसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आज यहाँ पर बैठे हैं वो प्रदीप मालड़ा जी हैं, और इनके नाम में इन्होंने अपने गांव का नाम एड ऑन कर रखा है। ये भी इनसे जानेंगे क्या कह रहा है, ऐसा इन्होंने क्यों और कब किया। और ये पूर्व में पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 4 से, महेंद्रगढ़ जिले से ही। और यहाँ पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो करंट में जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर तो करेंगी, लेकिन इनके सामाजिक जो भी कार्य रहे हैं या फिर राजनीतिक जो भी इन्होंने हलचलें रखी हैं, और साथ में ये काफ़ी अवेयर रहे अपने महेंद्रगढ़ के कई मुद्दों को लेकर, तो इनसे वो बातचीत भी करेंगे। और ये क्या व्यापार करते हैं, किस तरीके से आज जो है ये आज की जो राजनीति है उसको देखते हैं। हरियाणा में सरकार जो है उसके साथ ये कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। खास तौर पर बात करें राव इंद्रजीत जी की, तो ये उनके काफ़ी बड़े समर्थक हैं। आरती राव जी का जो इलेक्शन हुआ तो इनके अंदर इनकी काफ़ी उस चुनाव के अंदर इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका भी रही। तो सभी विषयों पर करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी भाई साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। और नमस्ते शमशेर जी, और मैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को अब आज लोहड़ी का पर्व है उसकी और मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आपके नाम से ही। प्रदीप मालड़ा, मालड़ा कब जोड़ दिया आपने? क्योंकि प्रदीप यादव भी हो सकता है नाम, तो सरनेम के साथ भी रहता है। सर राजनीति तो बहुत बाद की बात थी। मैं मालड़ा लगभग 19 साल की उम्र में मैं मेरे नाम के साथ मालड़ा जोड़ता था। क्या बात। और उस टाइम तो राजनीति की कोई कल्पना भी नहीं थी और कोई इस तरह का मतलब वो नहीं था। मैं पहले पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने के बाद अपना काम धंधे में लग गया, और उसी टाइम से 2000 लगभग 1999 से मैंने मतलब ये नाम शुरू कर दिया था। प्रदीप मालड़ा लगा था, जहाँ भी मैं बोलता था या लिखता था तो प्रदीप मालड़ा ही। बहुत अच्छी। क्योंकि मालड़ा एक बहुत ही मजबूत गांव है। मेरा सौभाग्य है कि मैं मालड़ा में पैदा हुआ, मालड़ा जैसी धरती पे, और मालड़ा बड़ा मजबूत गांव कहलाता है बहुत पुराने टाइम से।
और बड़ा अच्छा इतिहास, बड़ा लंबा इतिहास है मालड़ा गांव का, इसलिए मैंने अपने गांव को सबसे आगे रखा। चुनाव लड़ा आपने और पार्षद भी बने, और काफ़ी हमने जैसे हमारे चैनल के ऊपर भी काफ़ी यहाँ पर जो जिला मुख्यालय को लेकर आंदोलन होते थे या फिर देवीलाल पार्क के लिए आंदोलन होते रहे, तो उन सभी में भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती थी, और अभी भी कहीं ना कहीं आप मतलब इस चीज़ को लेकर चल ही रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आजकल कमी खलती है हमें कि प्रदीप मालड़ा जी कहाँ हैं, कितना काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझे जी, मैं तो कंटिन्यू लोकल ही रहता हूँ। पहले थोड़ा सा ऑफिस वगैरह में सीटिंग ज़्यादा थी, वो थोड़ी कम हो गई, उसके अलावा तो अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं। फुली एक्टिव हैं आप? जितना कर रहे थे उतना ही अब भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़े समर्थक हैं आप राव इंद्रजीत जी के जी, और उन्हीं के बारे में आजकल काफ़ी कुछ पक्ष विपक्ष बातचीत करते रहते हैं। इवन पक्ष विपक्ष ही बोला मैंने, मतलब विपक्ष तो करता ही, अब तो पक्ष भी करने लग गया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। देखो शमशेर जी, सीधी सी बात ये है कि आप ये जो शुरू किया तभी ये तो बात क्लियर सीधी, आप वहाँ जाओगे। मैं राव साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, मेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत हैं, एक बड़ी फौज है जी, उनमें से मैं भी एक हूँ, और उनकी आइडियोलॉजी से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। चलिए चुनाव पर चलते हैं एक बार। हम मतलब आज जो चल रहा है ना उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव के माहौल में चले जाते हैं वापस से, जहाँ पर आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आरती राव जी की जो मतलब जो टीम थी, उस टीम में आप एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे थे। तो चुनाव हुआ, परिणाम आया, परिणाम आते ही कहीं ना कहीं विपक्ष में जैसे अतरलाल जी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि धांधली हुई है। आप तो उनकी टीम में थे, कहीं ना कहीं आपकी जैसे बूथ पर भी ड्यूटी, कई जगह पर ड्यूटी रही होगी अंदर तक, तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव के परिणाम को? देखो शमशेर जी, पूरी बात बताता हूँ मैं। हाँ, क्या हम टीवी पे और जैसे किसी इस प्रकार के चैनलों पे, आप जैसे साथियों के चैनलों पे लोग जोर से मतलब जोर से बोलना, वो इस तरह का हावलड़ करना, वो चीज़ें मेरे मतलब शुरू से स्वभाव में हाँ, नहीं वो है। मैंने देखा भी है। मैं कोई भी बात करता हूँ वो तथ्य के साथ करता हूँ, सही है तो ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को ये बात बताने के लिए कभी नहीं बोलता कि भाई मैं उसको प्रूव करूँ या उस तरह की बातें, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं अगर वो सही नहीं बोल पाए तो फिर गलत को प्रूव करने की जरूरत है। जी, सही बात है। दूसरी बात यह है कि मैं इलेक्शन में इलेक्शन इंचार्ज भी था और मैं प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में इलेक्शन एजेंट भी था। ठीक। मैं बहन जी की इलेक्शन को देख रहा था। आधे हल्के का लगभग कनीना का जो क्षेत्र था उसका मैं इंचार्ज था, और उधर जैसे और साथी देख रहे थे अटेली साइड में। ठीक। और इलेक्शन एजेंट तो पूरे इलेक्शन का होता है, वो सारा मैं देख रहा था। जी। चुनाव तो सबके सामने हुआ, पता ही है। और रही बात ये धांधली की या कुछ भी कहते हैं, आज एक कड़वा सत्य बताता हूँ कि पहली बार अब अटेली हल्के में, अटेली हल्का भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत हल्का माना जाता है। जी, ये आपको भी पता है, लगभग पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा होती है। जी। और जो बीजेपी का जो कोर वोटर था ना, वो जैसे जातिगत समीकरण की वजह से राजपूत बीजेपी का कोर वोटर है, और 2-3 कास्ट हैं जो मतलब बीजेपी डोमिनेट, मतलब उनको आस्था ज़्यादा है बीजेपी में। देखो कास्टिज्म का, राजनीति में कास्टिज्म का सब जगह है, मैं नकारूंगा तो भी रहेगा, नहीं है तो है ही। चलिए ठीक है। एक तो ये था कि कास्टिज्म की वजह से राजपूत कम्युनिटी अतरलाल जी के साथ बहुत मजबूती से जुड़ रही थी। ठीक है। अच्छा, इसलिए बता रहे थे आप किसी। दूसरा कि जैसे बीजेपी के कुछ ऐसे वोटर्स थे, जैसे आपने कहा ना पक्ष और विपक्ष में, पक्ष में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आरती राव चुनाव अच्छे तरीके से जीते, इस तरह की, चाहे उसको भीतरघात कह सकते हैं। तो कई जगह भीतरघात वहाँ भी नुकसान मिला हमें। अच्छा। और पूरे चुनाव में उन्होंने बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ा। एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, और मैं दावे से कहता हूँ, इस बात को यदि कोई झुठला दे तो जो अगला चाहे वो सजा मान लूँगा। अच्छा। एक बात कही, कुछ लोगों ने कहा राव इंद्रजीत सिंह आरती के चुनाव में रातों चक्कर काटा, इस तरह की बातें गाँव में हुई है, करते थे। राव इंद्र सिंह बेटी को जिताने के लिए यूँ चक्कर काट रहा था, यूँ चक्कर, मतलब बड़ी बात होती थी। मैं आपको बताता हूँ, राव साहब अटेली हल्के से अधिक प्रोग्राम
कोसली, बाउल और अन्य हलकों में किया है। पहले तो इस सबसे बड़ी बात होता है, जिनकी खुद की बेटी चुनाव लड़ी थी उस हलके में जो प्रोग्राम है वो कम थे, अन्य हलकों में अधिक थे। एक बात। दूसरा, राव साहब के जो आने का जो शेड्यूल बनता था, जैसे किस दिन आएंगे सारे, वो हम देखते थे, टाइप करते थे भाई किस दिन किस गांव में क्या प्रोग्राम करवाना, वो तो मैं लगभग हमारे सारे साथी मिलके हम भी देखते थे। ठीक है। राव साहब पूरे चुनाव के दौरान 7 दिन आए थे, पूरे चुनाव के दौरान 7 बार अटेली हल्के में आए। अच्छा। और उन 7 बार में जैसे एक दिन में 3 या 4 ही प्रोग्राम होते थे, या कई बार 2 प्रोग्राम इस हल्के में तो 2 प्रोग्राम दूसरे हल्के में होते थे उनके। अच्छा। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हल्कों में मतलब जाना होता था। एक बात। दूसरा, उसके अलावा कोई ऐसी जनरल मीटिंग या इस तरह की कोई बात हुई, एक मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेनी थी, तो आए उस दिन में उनका एक प्रोग्राम था और उन्होंने एक पर्सनल एक जगह पे मतलब मीटिंग की थी, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी भी थे, सारे कार्यकर्ता भी थे, वो मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे अटेली हल्के के चुनाव में एक भी घर, चाहे उसका कार्यकर्ता का या वैसे, उनका किसी भी घर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया और किसी भी व्यक्ति की चाय भी नहीं पी। अच्छा। इसका कारण ये था कि वो कहते कि अटेली हल्का सारा ही मेरा घर है, मैं एक भी व्यक्ति के घर जाता हूँ तो मैं ये आभास हो जाएगा कार्यकर्ताओं को भाई इनके चला गया, मेरे नहीं गए। तो ना उन्होंने किसी के घर चाय पी, ना पानी पी, ना किसी के घर में उन्होंने एंट्री की। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो कहते हैं मतलब घरों में चक्कर काटे, इस तरह की घटना। दूसरा, बहन जी का प्रोग्राम था, बहन जी का फिक्स प्रोग्राम था, वो सुबह उनका 9:30-10 बजे, मतलब उससे पहले कार्यकर्ताओं से और भी मिलना होता था उनका, लेकिन हल्के में जो प्रोग्राम होते थे वो 10 बजे के आसपास हमारे स्टार्ट होते थे और शाम तक 6 बजे भी ख़त्म हो जाते या 7 बजे, जब भी ख़त्म होते वहीं की वहीं से वो अपने ऑफिस या रेवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिला करती। वो चाहे लेट तक मिले लेकिन अपनी जगह पे मिलते थे जी। आरती राव पूरे चुनाव में किसी भी कार्यकर्ता के घर नहीं गई, किसी भी कार्यकर्ता का, क्योंकि उनके लिए सारे हल्के के सारे वोटर, सारे कार्यकर्ता अपने थे और उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ओके। रही बात चुनाव की, चुनाव भी हो गया, जो जिसने मदद की उनका तो धन्यवाद है, जिन्होंने वितरगात किया उनका भी धन्यवाद है, तो उन्होंने अपने प्रयास किए। और हमारी टीम, हमारे साथी और अटेली हल्के के लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई। उनका मन था, उन्होंने वोट किया, इसीलिए तो वो चुनाव जीत पाई। उसके बाद की घटना मैं बताता हूँ। बहन जी और राव साहब काउंटिंग के दौरान नारनौल में नहीं थे। बहन जी चुनाव की जीत डिक्लेयर होने के बाद भी लगभग नियर अबाउट 1 घंटे बाद पहुंचे। हाँ, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। मैं जो आरओ टेबल होती है, चीफ आरओ टेबल होती है, जहाँ अधिकारी लोग बैठते हैं, प्रत्याशी या प्रत्याशी प्रतिनिधि बैठते, मैं वहाँ बैठा था उनकी तरफ से। पूरे चुनाव में बूथ चेक किए, जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे वो लगभग मैंने किए थे 3 या 4 गाँव में। बहन जी शाम के टाइम आई तो वो जा पाई थी, नहीं तो पूरे हल्के में जो भी बूथ वगैरह चेक थे मैं गया था और काउंटिंग के दौरान भी मैं था। हमारी टीम बड़ी मजबूत थी, हमारे जो भी काउंटिंग एजेंट्स थे वो सतर्क भी थे और सच्चाई ये भी थी, हमें आभास भी था। लोग तो कहते हैं कि चीटिंग करके मतलब इस तरह की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ सर ऑन रिकॉर्ड की बात है। हमारे एक उस टाइम पे जो काउंटिंग एजेंट होते हैं जाली के पीछे, वो काउंटिंग एजेंट खड़े थे और डीसी साहिबा मेरे बराबर, हम एक सोफा पे बैठे थे। अच्छा। डीसी साहिबा के पास किसी बड़े व्यक्ति का फ़ोन आया तो मेरी नज़रें पड़ी और उन्होंने जैसे वो थोड़ा सा तो उन्होंने देख के किसी अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिया। मैं उस अधिकारी को भी जानता हूँ। उन्होंने बोला उसके इशारे से, या मेरे को पता नहीं पहले प्री प्लान थी या क्या था, मुझे शक इसलिए होगा कोई बहुत बड़े नेता का फ़ोन आया इसलिए मुझे लगा ऐसा कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं डायरेक्ट आरोप इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा। वो जैसे ही वहाँ गए तो जो बैलेट वोटर होते हैं उनका एक तरफ वो काउंटिंग होती है। हमारे 28 बैलेट वोटों पे पेंसिल से निशान लगा दिया गया, जो कि पेंसिल से निशान से वोट कैंसिल नहीं माना जाता, पेन का निशान या और कुछ हो। अच्छा। और हमारा जो एजेंट था वो, जिस एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत
पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत इंटेलिजेंट था, रिटायर्ड आर्मी से था वो, एयरफोर्स रिटायर्ड। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, मेरी तरफ इशारा किया, मैंने देखा, बोले ये गलत हो रहा है जी हमारे साथ। मैं दौड़ गया तो बीच में बोले भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा देख तो ले क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये अभी मेरे सामने, इन्होंने निशान लगा के वोट कैंसिल कर दिए। अच्छा। उस बात पे मतलब मेरी कहा सुनी हुई और उस बात पे ही प्रशासन आया और वहाँ एक बार 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए डिस्टर्बेंस हुआ। अच्छा। वहाँ 1 मिनट में उन्होंने पुलिस बुला दी। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। हमारा खुद का नुकसान, आरती राव के वोटों को कैंसिल करने का प्रयास किया गया और उसके बाद लोग ये कहते हैं इन्होंने धांधली की। दूसरी बात, अतरलाल जी के बेटे और अतरलाल जी उस समय मौजूद थे वहाँ। मैं राजनीतिक रूप से मैं किसी का कार्यकर्ता हो सकता हूँ, मैं ना अतरलाल का विरोधी हूँ ना किसी और का विरोधी। वो चुनाव था जिसमें वो भी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, वो अलग बात है। उस चुनाव के दौरान, उस काउंटिंग के दौरान वो सारे मौजूद थे। अब कोई आदमी अपनी बात रखने के लिए, अपना मन रखने के लिए झूठ बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है कि एक्चुअल में थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हुआ, चाहिए वो 10 वोट का, 20 का, 30 का, वो 28 तो कैंसिल कर ही दिए, वो तो क्लियर ही है। और भी कुछ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना, लोग, जिस आदमी ने, मेरे एक भाई हैं, बड़े अजीज मित्र हैं, बहुत अजीज मित्र हैं और आगे भी रहेंगे, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। हमारे बलवान जी हैं जुग से, बलवान फौजी जी, पीछे वो शायद आपके चैनल में या किसी और चैनल में, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं। मेरे चैनल पर भी आए, दूसरे पर भी बोले होंगे। तो वो थोड़ा बोलते लाउडली है, उनका स्वभाव है, वो थोड़ा फौजी आदमी है, जल्दी गुस्से में आ जाते इस तरह के। तो वो राव साहब और बहन जी के बारे में कुछ बातें बोले, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को हंसी भी आई। फिर मेरे एक बात ध्यान आ गई, पुरानी बात। मैंने सोचा बलवान जी वैसे ठीक कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को दक्षिणी हरियाणा में राजनीति में टीआरपी चाहिए ना, तो रामपुर हाउस के खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो उसको लोग थोड़ा सा सुनने लगते। ये एक राजनीतिक टेंडेंसी रही है पुरानी कि किसी व्यक्ति को कहीं भी राजनीतिक टीआरपी नहीं मिल रही हो ना तो वो रामपुर हाउस के खिलाफ बोलने लग जाता है। और दूसरा ये भी है कि रामपुर हाउस के खिलाफ किसी भी सरकार में, इस 1-1.25 साल की सरकार को छोड़ के किसी भी सरकार में राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोला जी, चाहे वो विधायक रहा उस समय का, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति, तात्कालिक सरकारों ने उस व्यक्ति के पीठ पे हाथ थपथपाया कि तूने बहुत अच्छा किया, उनको राजनीतिक या पर्सनल लाभ मिले। अच्छा, क्योंकि हर सरकार का, मतलब हर सरकार टीआरपी नहीं, उनको दूसरे व्यक्तिगत लाभ मिले सब तरह से। अच्छा, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी सरकार में राव इंद्र सिंह के खिलाफ बोल रहा है, उसको पीछे से थपकी मिलती है और हर सरकारों ने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और शक इसलिए नहीं कि मैं अकेला, क्या मैं कोई बहुत बड़ा जानकार थोड़ी हूँ, सारी पब्लिक जानती है। मैंने बस कह दिया, जानते लोग भी कि जो भी आदमी उनके खिलाफ है ना, उनको तात्कालिक सरकारों, तात्कालिक मुख्यमंत्रियों ने अच्छा मतलब उनको रिवार्ड किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर वर्तमान की बात करें तो इसी 1.25 साल से पहले की जो चुनाव हुआ उस पर अभी बात करें तो डॉक्टर अभय सिंह यादव को कहते हैं, उन्होंने तो खुद ने अपने मंच पे बुमार का प्या के कह भी दिया कि बड़े नेता ने, मतलब उनका इशारा तो इनकी तरफ ही था, उन्होंने हराने का मतलब जो है ना पूरा जो है ना प्लान रचा या कुछ भी कह लीजिए, उनकी पूरी देखो समर्थन नहीं था। सब बातें वही बात होगी ना, कोई अपनी तरफ से कोई कुछ भी कह दे। अभय सिंह जी के बारे में मेरे से अधिक सारी जनता जानती है। पहले चुनाव में जिसमें मैं खुद भी, राव साहब जब प्रचार के लिए गए तो हम उनके साथ जाया करते थे। मेरी नांगल चौधरी हल्के में मेरी ससुराल है, बहुत बड़ा गांव है कोरिया जी है, मेडिकल भी वहीं पर है। तो वहाँ पर उसको लेकर भी काफ़ी विवाद, अभी तो 6 महीने का उन्होंने टाइम भी दे दिया कि इसमें अभी बन तो गई है 500 करोड़ की लागत से बिल्डिंग, लेकिन इसमें सुचारू रूप से मेडिकल के डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनमें वो शुरू कर दी जाए। तो उस टाइम पे जैसे और रिश्तेदारियाँ हैं उस इलाके में, तो हमारी भी स्पेशल ये थी कि भाई सारे कार्यकर्ता लग के अभय सिंह जी को चुनाव जिताओ। ये 2014 की बात कर रहे हैं? 2014 की बात है सर। मैंने कहा ना, जिस भी विधायक ने
और जिस भी कार्यकर्ता ने किसी भी मुख्यमंत्री से नज़दीकियाँ चाहिए या उनसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहे या कुछ भी चाहे ना, तो उनका एक ही टारगेट है कि राविंद्र सिंह के खिलाफ बोलो और सम्मान प्राप्त पाओ। एक अच्छा। सिंपल सा उदाहरण रहा है इस 1.25 साल से पहले की सरकारों में, अच्छा। हमेशा रहे। तो वो टिकट लेके आए नो डाउट, क्योंकि वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे। एंड टाइम पे उनको टिकट मिल गई, सारी बातें हो गई और वो बहुत 1000 से कम वोटों से जीत गए। ये तो आपको पता है 2014 में। ओके। 800 कुछ वोटों में। क्या आपको नहीं लगता, क्या किसी को नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह उस टाइम नहीं चाहते थे कि विधायक बन जाते हैं? तो इसका मतलब तो अब नहीं चाहा सर मेरा इसका मतलब तो यही है कि अब नहीं चाहा। जैसे उस समय नहीं चाहते तो नहीं जीतते, तो इसका मतलब इस समय नहीं चाहा तो नहीं जीतते। इसको बैलेंस कर रहे हैं अपन तो ये बात सोचना चाहिए लोग, उनको खुद भी सोचना, औरों को भी सोचना। तो कह ही रहे हैं मंच पर आके कह वो दिया तो ये कह रहे हैं कि उनका तो कोई वजूद ही नहीं है भाई। एक बात ये भी तो कह रहे हैं भाई, राजा साहब का तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि भाई वो तो उनका कोई सिस्टम नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फलाना जो भी कर रहे हैं। काम के तो हिसाब से बात करते अगर हो। वो कुछ भी नहीं है सर, एक बात बताता हूँ, कोई चोर आदमी होता है, चोर आदमी, वो घर में नौकर रखता है ना, तो 100 बार सोचता है मुझे सबसे ईमानदार नौकर मिले। खुद चोरी करता है लेकिन वो चाहता है मुझे ईमानदार नौकर मिले, ये तो मानते हैं। जिसका काम पेशा ये है, हमें तो दक्षिणी हरियाणा को तो राव साहब जैसे ईमानदार नेता मिले हैं, जो आज के ज़माने में वो कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस होते हैं। नेता होना और ईमानदार होना दोनों चीज़ें आज के ज़माने में आपको पता ही है चीज़ें, सारा दिन मतलब एक कॉमन बातों में भी चलती है। बोलो नेता ही से तो फिर भी बेईमान तो पाओ ही, एक देसी कहावत। राव साहब जैसे ईमानदार नेता, उनका किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से निजी स्वार्थ में वो चंदा वो नहीं लेते। आज तक की 50 वर्ष की राजनीति पूरी हो गई, क्या 50 सालों में कोई एक तो गलती हुई होती कि उनके ऊपर कोई ये आरोप लगा दे कि उन्होंने 1 पैसे का फायदा उठा लिया? एक बात। दूसरी बात, वो उस घर से है, वो विधायक MP मंत्री बने ना बने उनको कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा। पैसा उनको कमाना नहीं है और कोई उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं है। और 100% जो आदमी सेवा भाव से काम कर रहा है, 100% ईमानदारी से कर रहे हैं, और आप उस आदमी के खिलाफ बोलोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी स्वार्थ के बस पे ही तो बोलोगे। एक देसी कहावत बताऊं, अपने हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं। अपन गाय को कब लठ मारते हैं? जब वो खेत में घुस जाए, उससे पहले हम गाय को तो नहीं मारते। या लठ भी नहीं मारेंगे तो उसको वैसे खड़काएंगे भी, बाहर निकालेंगे। मैं तो ये कहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर ये आरोप नहीं लगता कोई आदमी, कोई दुनिया का आदमी कि मेरे से कोई पैसा ले लिया या मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया या कोई दुर्भावनावश कोई बात हो गई या सरकार आरोप लगाए या कहीं करप्शन का आरोप हो, कोई तो बात हो। दूसरी बात, राजनीति में सच और राजनीति का बहुत कम तालमेल है। एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है, मैं 2014 में मेवात में चुनाव पंचायत था, ठीक है, वहाँ कोई प्रोग्राम था, राव साहब का आना था, कोई बात थी ऐसी, मैंने ये नहीं कहा कोई उसको झूठ बोल देना, मैंने कहा जी इस बात की चर्चा मत करना, थोड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे से कुछ नहीं बोल, लेकिन उन्होंने सबसे पहले भाषण शुरू करने से पहले वो बात बताई, फिर भाषण शुरू किया। अच्छा, जो आदमी सच के लिए इस लेवल पे हो कि मेरा नुकसान है कि मेरा फायदा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, जो व्यक्ति ये सोचता हो, ऐसी सोच रखता हो, तो उस आदमी के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो पर्सनल फायदे के लिए कह सकता है और दूसरा समझ गया जी। लेकिन अभी इसी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आपके जो अभी तक के जो 2-3 सवालों के जो आंसर आए उनमें से ही मैं आपके सवाल लेकर आता हूँ। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि इलेक्शन के अंदर राव साहब जो हैं बावल जाते थे या दूसरी विधानसभाओं में जाते थे, तो हो सकता है कि इधर तो आंकड़ा मतलब गलत था डॉक्टर अभय सिंह यादव जी के साथ, तो लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी नहीं आए। यहाँ पर कंवर सिंह यादव जी उम्मीदवार थे, यहाँ पर भी एज ए प्रचारक या जैसे है स्टार प्रचारक के तौर पर कभी नहीं, गलत नहीं था जी, किसी प्रकार का भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति उनको अपने चुनाव में बुला नहीं रहा तो जबरदस्ती कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया इधर। दूसरी बात, यहाँ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है
कि बुलाया या नहीं बुलाया इस मामले में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं ये योगी जी की रैली रैली हुई थी हाँ भोजावास में थी। तो उस दौरान जैसे निमंत्रण की जिम्मेवारी थी, मैंने सबको फ़ोन किया था। मैंने कंवर सिंह जी को भी फ़ोन किया था। अच्छा, मैंने खुद फ़ोन किया था। अच्छा, कि ऐसे ऐसे आपको आना है, निमंत्रित है और आप आना है। तो देखो, योगी आदित्यनाथ जैसी बड़ी शख्सियत आ रही है, वो जिले के मध्य में रैली हो रही, तो उससे मेरे ख्याल से चारों विधानसभाओं को ही फायदा मिलना है। तो नेचुरल योगी आदित्यनाथ केवल एक विधानसभा के लिए वोट मांगने वाली शख्सियत तो नहीं है ना। उनका मतलब ये कि वो साउथ हरियाणा आ रहे हैं तो ही बहुत बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी। तो मैंने खुद निमंत्रण दिया था। अब इन बातों का मैं तो क्या ही हिसाब लगाऊं। मैं कंवर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं था। हम यहाँ उनके वोटर हैं इस हल्के में और चुनाव लड़ रहे थे। मैं पर्सनली चुनाव में नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी फैमिली और कोई मेरे साथी लोग हैं उनके वोटर हैं। शर्मा जी साथ में वोट मांगते थे आरती राव जी के लिए, और साथ में जो है राव साहब भी रहते थे उसमें। यहाँ टिकट कटी थी शर्मा जी की, कहीं वो प्रभाव तो नहीं था कि शर्मा जी साथ हैं? तो देखो सिंह साहब, ये बात सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पता लग जाता है जो आदमी चुनाव देख रहे थे उसको जी हमारे वोट कहाँ से आने, कहाँ से। शर्मा जी की टिकट कटी, राव साहब उनके घर पे आए और राव साहब ने शर्मा जी की टिकट की पहली। वो कवरेज आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं, जो भी साथी देखना चाहे, हमने पूरी कवरेज की थी। ओके जी। और शर्मा जी राव साहब के स्टेज साझा किए। जब भी राव साहब के प्रोग्राम होते थे, मैंने कहा वो 7 ही दिन आए थे, तो उनमें 3 या 4 दिन तो लगभग शर्मा जी पक्का आए थे। ठीक है। तो लेकिन एक ये सच्चाई है कि पता नहीं उसका रोष था क्या था। अटेली के जो ब्राह्मण वोटर हैं उनमें उतना जोश नहीं था। वो बिल्कुल मतलब क्या बुझे हुए से थे। सच बात ये है कि वो उतना मन करके मतलब जोश में नहीं थे। हो सकता है शायद इसका असर समाज की टिकट कटना है। अच्छा, मतलब इसको हम कैसे देखें कि वो जोश में नहीं थे तो वोट नहीं दिए, या दिए बाद में दिए, क्या क्या मतलब वो जोश में नहीं थे, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग तो वोट देने शायद पहुंचे नहीं और कुछ ने मतलब समर्थन मिला नहीं, समर्थन मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए। शर्मा जी की उपस्थिति का, शर्मा जी की उपस्थिति अच्छी बात है, लेकिन देखो पब्लिक में तो एक नेता के प्रति तो होता ही है। अच्छा चलिए, शर्मा जी की बात होगी, कंवर सिंह जी की बात होगी, लेकिन राव दान सिंह जी की बात करते हैं। और आप तो वहाँ चुनाव में मतलब आपकी पूरी ड्यूटी थी, आपको क्या लगता है कि कहीं कोई साठगांठ थी कि अनीता यादव जी का समर्थन राव दान सिंह जी करने नहीं गए अटेली विधानसभा में, जबकि वो भी कांग्रेस में पहले सांसद का जैसे टिकट भी लेकर आए थे, तो वो मतलब साउथ हरियाणा के वो भी कांग्रेस में एक चेहरा थे अपने आप में, तो वो अगर अटेली जाते तो उनका बेनिफिट अनीता यादव को मिलता। और यहाँ कोई साठगांठ थी कि राव साहब ने ऐसा बोल दिया कि भैया आपको इधर नहीं आना है, नहीं तो आपको महेंद्रगढ़ में नुकसान हो सकता है, मैं महेंद्रगढ़ में नहीं आऊँगा कंवर सिंह के समर्थन में, ऐसा कुछ? ये जनता की जो चर्चाएं वो हम आपसे सीधा पूछ रहे हैं। क्या है सर, मैं बताता हूँ। अनीता यादव जी का चुनाव, उनको पता लग गया कि मैं चुनाव में फाइट में नहीं, तो उनका एक टारगेट बन गया कि मैं आरती राव को हराऊँ। ओके। और अनीता यादव ने लास्ट स्टेज पे जाकर अपने चुनाव को बिल्कुल लूज कर दिया। और मैं प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ वोटर भी मतलब अतरलाल जी, इसलिए उनका अतरलाल जी का चुनाव का इस लेवल पर उठने का कोई बहुत बड़ी पार्टी का कोई मामला था। अगर हम जातिगत फैक्टर भी देखते हैं तो भी हम उस फैक्टर पे इतना उस लेवल पर नहीं जा सकते, ये तो क्लियर सी बात है। दूसरा, हरियाणा की राजनीति के सारे धुरंधर जो थे, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सबकी नजरें अटेली पे थी कि अगर आरती राव चुनाव हार जाती तो राव साहब की राजनीति पे प्रश्नवाची लग जाएगा कि राव साहब बड़े बड़े इलाकों में चुनाव जितवाते हैं, खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए। और ये चीज़ हमें उस टाइम पे बड़ी अच्छे से देखने को मिली। मैंने एक अपने साथियों की, पढ़े लिखे साथियों की एक सर्वे टीम बनाई थी। अच्छा, 6-7 साथी थे, नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उनमें से कुछ नौकरी पे साथ। ठीक है। उन्होंने एक गांव जाके 5-6 दिन लगा कर बड़ी मतलब उन्होंने कोई वोट के लिए किसी को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये पता किया था एक्चुअल में लोगों का मानना क्या, लोग सोच क्या रहे हैं, वोट में किस साइड रुख है। उस टाइम तक हमें लग रहा था कि अनीता यादव जी थोड़ा सा अप रहेंगी, लेकिन हमारे से गलती क्या हुई कि ये काम हमने चुनाव से 7-8 दिन पहले करवा लिया, और करवाना था चुनाव से 2-3 दिन पहले। ओके। क्योंकि उसके बाद अनीता यादव जी का चुनाव डाउन अलग लेवल पे उठता चलेगा, और उनकी
सीधी सीधी साठ-गांठ काफ़ी नेताओं के प्रेशर सब कुछ मिला मिलू के टारगेट ये था कि अनिता जी का सिस्टम नहीं बैठ रहा था, तरलाल जी की तरफ ही आप ताकत लगा। अच्छा, चलिए ये दान सिंह राजनीति जी के बारे में हाँ, आपने जो हाँ, कहा उसकी मैं चर्चा करता हूँ। जी 2014 के इलेक्शन में हम्म, मैंने एक बात की थी, मैं आज मना कर दूंगा तो क्या कोई इस बात को मान लेगा? क्योंकि मेरा सच तो लोग जानते ही हैं, मैं झूठ बोल भी दूंगा तो क्या उससे फ़ायदा थोड़ी मिलेगा, वो लोग गलत इम्पैक्ट जाएगा। लोग 2014 के चुनाव में हमने खुद राव दान सिंह को वोट दिया। अच्छा राव साहब बीजेपी में आ चुके थे, इसी कारणवश हम रामविलास शर्मा जी को वोट नहीं दे पाए। ठीक है रामविलास शर्मा जी से डायरेक्ट मिला था मैं, मेरे एक बहुत आदरणीय मेरे गुरु रहे हैं और वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि एक बार मिलना पड़ेगा। मैं गुरु जी मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा तो आप मेरे को मत मिलाओ। बोले मैं ये कह रहा हूँ मिलने में तो कोई बात नहीं है। तो आदरणीय रामविलास शर्मा जी को मैंने हाथ जोड़ के, वो अभी हैं तो पूछ सकते हैं, गुरु जी भी हैं, दोनों के सामने मैंने हाथ जोड़ के था सर मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कहने के लिए आपसे मिला हूँ, ना कि आप ये सोचो। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, कुछ और भी चीज़ें कही। मगर ये आप कुछ भी कहो, कोई मुझे कुछ भी प्रलोभन दे या कोई भी दबाव बनाए, मैं इस बार आपको वोट नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम राव दान सिंह को हमने वोट किया, बल्कि राव दान सिंह का 2007 अगस्त 2007 के बाद देखो कोई मिस हैपनिंग किसी को हो जाए वो अलग बात है, वरना मैं राव दान सिंह के दर पे मैंने कदम नहीं रखा। 2007 अक्टूबर 2007 में, सॉरी ये बात अक्टूबर 2007 के बाद। उसके बाद मिलते भी हैं, नमस्ते भी, उसके बाद हम उनको वोट दे पाए 3 बार। फिर भी देना, परिस्थितियाँ बन गई, वोट भी देने पड़े, लेकिन मैं कभी उनके वहाँ नहीं गया। अच्छा इस बार ये था कि राव दान सिंह जी वहाँ कैसे जाते, अनीता जी का तो चुनाव वैसे ही डाउन पड़ रहा था और वे यहाँ अपने वो संघर्ष में पहले लगे हुए। राव दान सिंह जी अपना चुनाव नहीं बचा पा रहे और किसी को लड़ाना और जितवाना और वो चीज़ें तो बाद की बात। चलिए अब बात करते हैं चुनाव से हटके और राजनीति वाली बातों से थोड़ा सा हटके काम की बात करते हैं सीधा, क्योंकि जनता को तो आखिर काम ही चाहिए। एक लास्ट हाँ, हाँ जी चलिए कुछ रह गया। राजनीति की एक छोटी सी लाइन में जाए। हाँ आरती राव जी के बारे में चर्चा नहीं हुई और आज हमारे हरियाणा की उभरती हुई नेता हैं और आज प्रदेश में मंत्री भी हैं और उनके कामों को आप अपने ज़िले में और वैसे देख पा रहे हो कि कुछ फ़र्क नज़र आया नहीं, ये आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे। और सबसे अच्छी बात ये है किसी व्यक्ति की नज़रों में पहले एक बात होती थी चुनाव से पहले, वो बात कहना चाहता जी, ये बताना ज़रूरी था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे से पूछा जा रहा था कि आरती राव तो भाई मतलब चुनाव जीत के फिर पता नहीं कहाँ रहेगी, मतलब हमें मिलेगी नहीं, इस तरह की बात। हाँ बिल्कुल चलती थी, बहुत ज़्यादा थी, हम खुद इलेक्शन में आप देखते इलेक्शन थे। हाँ। आज हरियाणा में जितने भी मंत्री हैं, हरियाणा में जितने मंत्री हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपन कह रहा हूँ, कुछ तो ऐसे लोग रहे होंगे जो आरती राव जी से फिर अन्य मंत्रियों से मिले होंगे। अगर उनसे ज़्यादा शालीनता से और काम को और तरीके से मिलने में अगर कोई भी मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो मैं ये मान लूँगा कि आरती राव जी को आप कम तरह आंक सकते हो, उनके काम को, उनके व्यवहार को, उनके मिलनसार स्वभाव को। और एक बात और कही जाती है राव साहब को मिलने की, राव साहब पहले ऐसे नेता हैं हरियाणा के जो हर सोमवार हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हज़ारों लोगों से। और आरती राव जी फिक्स 3 दिन लगातार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, देखो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के बाहर हैं, चंडीगढ़, उसके बाद भी वो पब्लिक से मिलती है। दोनों नेता हर वीक में कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों से पर्सनली मिल रहे हैं। तो कितना समय लगता होगा और कितना वो होगा, लेकिन लोगों के मन में बस ये पता नहीं ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो राजा है फलाना, इस तरह की बात चल रही थी। मैं उसका जवाब देना चाहता था। आज तो 1 सवा साल हो गया और ये बात हमने सिद्ध, हमारी नेता ने सिद्ध कर दी, इसलिए मैं ये बात कर। बाकी मैंने अभी देखा रिसेंटली कि उनके आगमन पर अभी भी मतलब खुद की विधानसभा में जब वो आती हैं तो समर्थक कह लें उनके कि वो उनका आरती राव जी आपका स्वागत है, स्वास्थ्य मंत्री आपका स्वागत है, इस तरह के बैनर लगते हैं अपनी विधानसभा में, मतलब वो उनका घर है। सर पता है, मैंने कहा ना कि शायद हरियाणा में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई, शायद हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई भी, पूर्व के प्रेजेंट के सब मिला के कह रहा हूँ, जिसके
देखो इंडियन नेशनल लोकदल की पर्सनल पार्टी थी, तो उनका तो वो क्षेत्रीय पार्टी तो मालिक खुद ही थे, उनका एक अलग मामला होगा, क्योंकि उनका तो हर आदमी उनका कार्यकर्ता होगा डायरेक्ट। आज तो चलो उनके बेचारे दोनों पार्टियां ही बहुत बुरा हाल है। हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, और उसके बाद बिना किसी स्वार्थ के, तो लोगों को उनके आगमन का चाव सा होता है, क्रेज है। तो ये होना तो चाहिए ऐसे, जैसे कभी कभार सीएम साहब इस इलाके में आते तब बोर्ड लगने चाहिए, लेकिन वो तो मतलब अमूमन हम देखते हैं लगे रहते हैं। अभी कुछ लोगों ने वीडियो भी वायरल करी थी, मैंने देखा था कुछ एक इस तरह का कि भाई अपने ही विधानसभा में आ रहे हैं, अपने विधानसभा के जो कार्यकर्ता उनके वो बोर्ड लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को साव। चलिए उनको करने देते हैं। बाकी विशेष तौर पर बात ये कि अभी हम काम की बात कर लेते हैं। राव साहब जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती समय से ही पावर में ही रहे हैं यहाँ, हालांकि उनका कभी इस तरीके इस जगह से चुनाव का भी क्षेत्र रहा उनके मान लो सीनियर पीढ़ी में, लेकिन अभी लोकसभा अलग होगी और अभी वो ज़्यादा सक्रिय तो वहीं होने चाहिए, लेकिन उनका प्रभाव आज भी महेंद्रगढ़ में है। और जैसा कि आपने अभी डिस्कस भी किया, बावजूद उसके हमने देखा हमारे बचपन में कि यहाँ पानी नहीं होता था, कुओं का पानी सूख गया था, हमारे खुद के मतलब बोर में पानी कम होता था, कुआं होता था, बोर तो नहीं, तो उसमें फुहारे चलते 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 बंद हो गए थे। और उसके बाद फिर से बीजेपी आई, उसमें डॉक्टर अभय सिंह यादव आज अपने मंचों से भी कहते हैं कि पानी के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी करे और पानी आज ऊपर भी आ गया है। लेकिन उस समय जिस समय कांग्रेस थी उस समय राव साहब तो पावर में थे, लेकिन वो पानी नीचे गया, ऊपर नहीं आया। उनके क्या प्रयास रहे। दूसरा, चाहे मान लीजिए जब बात ही कर रहे हैं काम की, तो सड़कें जो हैं हमारे दयनीय सड़कें थी आप और हम तो आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ते थे। हमारे पत्रकार साथी भी एक बार इस सड़क के लिए बैठ गए थे, नानोर दादरी की जो सड़क थी। डॉक्टर साहब ने तो अपनी सड़कें बना दी, लेकिन राव साहब का पूरा इलाका था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं इनडायरेक्टली, हालांकि वो तो लोकसभा तो उनकी वही है, लेकिन जब उनका प्रभाव है तो अहिरवाल पूरी उनकी जिम्मेदारी में आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो जब सड़कें टूटी पड़ी थी इतने लंबे समय तक, तो उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी, आपको पता ही इन बातों का। जी, राव साहब का जो 2009 से 14 का जो टेन्योर था, ये घटना उस टाइम की ज़्यादातर नहीं अभी भी रही है, तो ये तो 19 के चुनाव में भी रही है, तो सड़कें टूटी पड़ी थी अपनी। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। राव साहब का 2009 से 14 का टेन्योर था। उस टेन्योर में हमारे सारे जो विधायक थे उस टाइम के, अहिरवाल के 7 विधायक के करीब थे, वो सारे राव साहब से अति प्रेम में आ गए थे और राव साहब के खिलाफ रोजाना मतलब कोई ना कोई अभी एक लाइन में तो आप ये कह देते हो कि राव साहब का नेचर मिलनसार है, लेकिन एक लाइन में आप ये कह देते हो कि सारे वो अति में आ गए थे। वो अति प्रेम में इसलिए आ गए थे, मैंने कहा ना कि कोई भी सरकार रही हो, राव साहब के खिलाफ बोलने का फल मिलता है। तो उस समय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, तो इनको जैसे क्या है कि ये उस चीज़ से आगे इसलिए बढ़े कि हुड्डा साहब के बड़े प्रलोभन थे इनके पास, और हुड्डा साहब के बारे में सब जानते हैं। वो तो कभी सीएल और कभी कुछ, तो उनके कार्यकर्ता अमीर होते थे। आपका इशारा महेंद्रगढ़ के नेता की तरफ भी है, रावदान सिंह जी की। रावदान सिंह जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है भी। रावदान सिंह जी जमीन से जुड़े नेता हैं, वो जमीनों के काम करते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। देखो जमीनों के काम मतलब इन चीज़ों में सबको पता था। रावदान सिंह जी अच्छा मतलब अट्रैक्शन रखते हैं जमीनों। तो मतलब उम्मीद ये थी कि रावदान सिंह सीधा लेके आए हुड्डा जी से यहाँ काम करवाना है, तो राव साहब प्रयास नहीं करेंगे। वही तो नहीं, मैंने कहा ना कि जो सारे के सारे विधायक थे, हाँ, वो हुड्डा साहब ने एक ऐसा समय ला दिया था कि कांग्रेस को नेता भी नहीं कर दिया था। चाहे वीरेंद्र सिंह डूमर का हो, चाहे हमारे सांसद साहब हो, श्री राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे चौधरी भजनलाल का परिवार हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, मतलब कोई भी उस टाइम में जो भी कांग्रेस में, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये शैलजा जी, कोई भी, हुड्डा साहब ने एक समय ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी को नेता विहीन कर दिया था, और उनमें राव साहब का भी नाम था। और सारे एमएलए है ना वो राव साहब के खिलाफ हो, मतलब खिलाफ कहने का मतलब उनको बाइकाट करके सीधे उठा से वो राव साहब ने कांग्रेस से मंत्री पद भी छोड़ दिया था, और वो लगभग ये क्लियर हो गया था राव साहब कांग्रेस से अलविदा कहेंगे। उस दौरान ना स्टेट में कोई सुनने वाला और ना सेंटर में सुनने वाला। तो राव साहब क्या करते, वो 5 साल तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं रहे। इंसाफ मंच की रैली हुई, उसके बाद में चीज़ें बदली, राव साहब ने इंसाफ मंच बनाया,
और उसके बाद उसमें आप भी शायद युवा अध्यक्ष ऐसे मैं कुछ युवा का प्रदेश का उपाध्यक्ष था। अच्छा। उसके बाद में राव साहब बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में आने के बाद में राव साहब का मैं बताता हूँ पानी के मामले में। आप किसी भी भाषण में किसी भी चीज़ में देखना, दक्षिणी हरियाणा में पानी के लिए राव साहब के हर भाषण में, हर मामले में, हर मुद्दे पे, चाहे किसी भी मामले में राव साहब का हमेशा प्रयास रहा। और उनके हर वीडियो में उन्होंने पानी का जिक्र जरूर किया। दूसरी बात यह अभय सिंह जी को क्यों कहा जाता है, मैं वो कहता हूँ। अभय सिंह जी को एक वो क्या बोलते कमेटी बनाते हैं, जैसे विधानसभा में कमेटियाँ होती हैं, ठीक है। एक पानी के ऊपर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के मेरे को ये तो नहीं पता वो मेंबर थे या क्या थे, मतलब उसको लेकिन उसमें शामिल थे, उस कमेटी में थे और उस कमेटी को देख रहे थे। तो सीधी सी बात है, जो आदमी वो 200 कुछ करोड़ रुपए लिफ्ट इरिगेशन के लिए, लेकिन वो सीधे किसी ने तो क्या सीधा अभय सिंह जी बने और सीधा ही मतलब वो पानी ले आया, ऐसा तो नहीं होगा। अभय सिंह जी के प्रयास अच्छे रहे हैं बाद में, जब जो उस कमेटी के मेंबर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसी ने तो व्यवस्था सेट की होगी। राव साहब ने प्रयास किए होंगे कि दक्षिण हरियाणा को मुख्यमंत्री जी पानी चाहिए और पानी का ही मुख्य मुद्दा है, और ये मुद्दा वो हर सरकार में हर परिस्थितियों में करते रहे। सड़क वाली बात आपने कही, सड़क के मुद्दे, सड़कें उन्होंने जिस समय हमारी 2014 के बाद की बीजेपी की पार्टी की बात कर लेते हैं, जिस समय राव साहब भी पावर में थे, राव साहब तो रहे हैं शुरू से, मैं बता रहा हूँ, और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने अपने सड़कें पनियाला मोड़ से पूरा महेंद्रगढ़ चंडीगढ़ कनेक्ट कर दिया। सर यही महेंद्रगढ़ नारनौल दादरी नहीं हो पाया, लेकिन सर एक बार मेरी बात सुनिए। हाँ, उस समय में जिस समय सड़कें खराब 2014 उस समय में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी यहाँ पे विधायक थे और प्रोटोकॉल में सरकार के सेकंड पोस्ट पे थे, ये तो मानते हैं। और उधर अभय सिंह जी भी थे, उनका हल्का भी इसी सड़क से होकर गुजरता था, तब तक 152 भी नहीं था, 152 नहीं था, फिर इन्होंने ये बना दिया 2019 में, शर्मा जी भी हार गए। देखो ये सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जी। अब वो उसमें सरे देखो कोई भी ले सकता है, मैं इस मामले में नहीं जाना चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सरकार ने बनाया, या इस बात का सर केवल अभय सिंह जी ले, हो सकता है इसमें राव साहब का कोई सहयोग नहीं रहा होगा क्या? वो तो आप लोग ज्यादा मैं पूछ रहा हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, क्या कोई सहयोग नहीं? वो तो मंचों से यही कहते हैं और लोगों में चर्चा नहीं रहती है कि सर हम जो सुनते हैं वही सही क्यों मान ले, कुछ हम खुद भी सोच के विचार तो करें। देखो जनता की बात कर रहा हूँ मैं तो, ये जनता में कहा जाता है कि काम करने वाले विधायक को हरा दिया गया, जबकि जब कभी सर्वे हुआ था बीजेपी के सीटों में 4 जिलों में, मतलब 4 विधानसभाओं में जनता ने हराया, 4 विधानसभाओं में से 1 सीट निकलने वाली बात। सर मेरे को एक बात बताए, हाँ हराया जिताया तो उन्होंने, उसमें राव इंद्रजीत सिंह और प्रदीप मालड़ा का तो वोट भी नहीं था उसमें, तो आपका हमारा किसी का भी नहीं था। सीधी देखो तो कोई बात ही नहीं है। अगर विकास कराया, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, मतलब ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार किया, कुछ भी किया, हमसे ज्यादा नांगल चौधरी की जनता जानती है ना। हाँ बिल्कुल, और नांगल चौधरी की जनता ने जो कर दिया, आप और हम उस पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, वो आपका और हमारा वश भी नहीं। मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है, वो तो मतलब एक जनता का निर्णय है। मेरी एक बात पूरी नहीं हुई, मैंने कहा रोड की बात चल रही थी, जो रोड ये अपना दादरी से और नारनौल दादरी, उस टाइम पे रामविलास शर्मा जी सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे, सेकंड टू सीएम 14 से 19 के बीच में, बिल्कुल। और अभय सिंह जी भी उस टाइम पे विधायक थे, ये तो मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते, क्या है तो थे, ये तो फैक्ट है। सर इतने बड़े नेता यहाँ थे, तो क्या केवल उस मामले में भी राव साहब, अच्छा वो एक बात है, एक देसी कहावत है जी, हमारे घर में कोई अच्छा काम, जैसे हमने कोई धर्मशाला, कोई प्याऊ बना दी, कोई बड़ा अच्छा स्कूल खोल दिया, कोई धर्मार्थ का काम कर दिया, पता क्या हमने करा भाई, जैसे हम अपनी और लेते क्रेडिट। और अपने घर में भैंस बीमार होगी, या भाई कोई मतलब मिस हैपनिंग हो गई, या कोई किसी का पैर टूट गया, भगवान तो नहीं ओके करो, यानी गलत कामों का दोषी भगवान, और अच्छे काम किए तो भाई हमने कर दिया। तो सर क्या जो सारे गलत काम हुए वो राव साहब उस मामले के दोषी रहे क्या? नहीं, क्या ये सड़क वो की उस टाइम पे जिम्मेवारी तो बनती थी। 2014 में राव साहब की भागीदारी विधानसभा में 2024 में आई। हाँ विधानसभा में तो डायरेक्ट तभी आई है। राव साहब के पास इस देश का सबसे अहम पोर्टफोलियो है नीति आयोग। हाँ नीति आयोग, पूरे सिस्टम की कोई भी काम पूरे देश में कुछ भी होना है ना, तो एक बार फाइल नीति आयोग होके जरूर जाए, उधर से और उसको डायरेक्ट मतलब देखते हैं प्रधानमंत्री जी।
जिस आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारियां मिली हों, जिसके लिए पूरा दक्षिणी हरियाणा उनके लिए एक समान हो। आज आरती राव जी भी अटेली हल्के को तो उनका है ही है, उसके अलावा उनके लिए सारे हल्कों की जिम्मेवारी उनकी है। बिल्कुल, क्योंकि सब कार्यकर्ता सारे लोग हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारे नेताओं ने भी कुछ प्रयास नहीं किए। उसके बाद सरकार बदल गई, चोटला साहब के साथ, दुष्यंत जी के साथ सरकार हो गई। उनके पास पीडब्ल्यूडी का महकमा भी था, महकमा उन्हीं के और पास था। आपने हमने आंदोलन करे, कुछ लड़ाइयाँ लड़ी कर सकते, लड़ाइयाँ तो क्या बस कहें, हम अपनी बात रखना चाह रहे थे, और तो क्या ही कहें, हम क्या लड़ाइयाँ लड़ेंगे, इतने बड़े नहीं हम। तो हमने अपनी बात रखनी चाहिए और वो नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें बदली। और अच्छा, वो मेरे दिमाग में आज तक है वो, जैसे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय वो आए थे और देवीलाल पार्क का उद्घाटन होना था, उस समय सड़क की मांग वगैरह अपन कर रहे थे। जो अपना पार्क है, हुड्डा पार्क बोलते हैं, इसके जस्ट सामने से आप लोगों को वैन में, गाड़ी में बैठाया, पुलिस की गाड़ी में, उसके बाद लेके कहाँ गए थे उसके? क्योंकि हमारा तो वहाँ तक साथ था आपका कि भाई हम कवरेज कर रहे थे, ले गए फिर थे। कहाँ तक लेकर गए? वो महेंद्रगढ़ से 12-13 किलोमीटर दूर ले जाके उस बस में, और वो कुछ पुलिस वाले थे साथी, और वो वहाँ बस में बिठाए रखा। वो तब तक नहीं गए, तब तक हम छोड़ा नहीं गए, वो बस में बिठाए रखा, बस में बिठाए रखा, वो नज़रबंद सा कर दिया अपने आप। वो उनको कोई उठा सकता। चलिए, तो काफ़ी मतलब आपने जो है ना क्षेत्र के लिए आवाज़ें उठाई हैं, वो एक अच्छी बात भी है, और एक राजनीतिक और एक सामाजिक मतलब एक दायित्व को जो है ना आपने निभाया, अच्छी बात है, आगे भी ऐसा आप करते रहेंगे। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है। जी बताओ। मेडिकल की हम बात कर लेते हैं। मेडिकल, आपका ससुराल कोरियावास भी बताया, तो कोरियावास में ही मेडिकल है, उसके ऊपर भी अभी डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बुंगारका में अपने चाय के प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि अगर इसमें स्वास्थ्य मंत्री जैसे आरती राव जी हैं तो उनकी तरफ से अच्छे प्रकार से डॉक्टर्स मुहैया नहीं करवाए जाएंगे, वो जो फैसिलिटीज़ जो हैं होनी चाहिए उसको सुचारू रूप से ढंग से नहीं करवाया जाएगा, तो हम 6 महीने में आंदोलन करेंगे। आपका क्या कहना है? डॉक्टर है ना, डॉक्टर जी, डॉक्टर तो शायद अपॉइंट करने पड़ते होंगे, यूँ तो है नहीं कोई एमबीबीएस कर ले आ जाओ भी या बैठ जाओ, वैसा तो नहीं होता। कोई सिस्टम भी सिस्टम होता है। सिस्टम के तहत जैसे उन्होंने ओपीडी चालू करवाई गई बड़े प्रयास से, डेपुटेशन पे जितने भी कर्मचारी लगभग डेपुटेशन पे उठा के जैसे तैसे करके, आरोप भी लगे, महेंद्रगढ़ से भी ले गए, वहाँ से भी ले गए, वहाँ से ले गए, लेकिन चीज़ों को चलाने के लिए तो व्यवस्था तो चाहिए, और मेडिकल कॉलेज है तो व्यवस्था के लिए ज़्यादा, तो सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। बहन जी का बहुत ज़्यादा ध्यान मेडिकल कॉलेज पे, स्पेशली, नॉर्मली नहीं स्पेशली, और मेडिकल कॉलेज की मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो हर 1-2 दिन में अपडेट लेती रहती हैं। और मेडिकल कॉलेज के मामले में अपने मेडिकल कॉलेज को इतनी स्पीड से काम किया जा रहा है और कहीं हुआ भी नहीं है। अब वो तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई क्या कह दे कि 6 महीने में 1 मिनट कर दो, तो कोई ये पूछ ले कि क्या लिफ्ट इरीगेशन का काम हुआ था वो 3 दिन में हो गया था क्या? उसके लिए भी सालों लगे थे। तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं कि लिफ्ट इरीगेशन मैंने किया, भाई आप मंत्री भी नहीं था, आप कुछ भी नहीं था, आप वो तो क्रेडिट ले रहे हो, कोई दिक्कत ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस काम के लिए आप ये कहते हो 6 महीने में आंदोलन कर देंगे। अब ये तो देखो कितने जल्दी समय में कितना काम हुआ है, और ओपीडी वगैरह चालू होगी, सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, डॉक्टरों की भर्तियाँ भी की हैं, काफ़ी और करनी है, तो कुछ तो इंफ्रा के लिए व्यवस्था करनी पड़ती होगी सरकार को भी, और उसके कुछ नॉर्म्स होते होंगे। यो तो है नहीं कि 3 दिन में भर्ती की सीधे पकड़ के बैठा दी, कोई तो तरीका होता है, और उस तरीके से हो सकता है 6 महीने लगे ही ना, उससे पहले ही कर देगी बहन जी। हो सकता है वो जिस प्रयास से, जिस स्पीड से काम कर रही हैं, 6 महीने की जरूरत भी ना पड़े। उसी मेडिकल से जुड़ा एक और सवाल है, उसके नाम को लेकर भी जो है ना धरने पर बैठे हैं लोग, और ऋषि चवन जो पहले नाम रख भी दिया गया था वो सभी के ही हैं। अब कहते हैं कि जो राव तुलाराम जी का उनका नाम होना चाहिए, और इनडायरेक्टली जनता में ये चर्चा रहती है कि वो जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो राव साहब ने या आरती राव जी ने इन्होंने बैठा रखे। देखो कोई क्या कहता है वो अलग बात है, इस इलाके की भावनाएं राव तुलाराम जी से जुड़ी नहीं सकती जी, और किसी पार्टी की नहीं, किसी पार्टी के व्यक्ति की नहीं, या राव साहब के कार्य, क्या राव तुलाराम जी के साथ जो भावनाएं जुड़ी इस इलाके में, क्या राव साहब के कार्यकर्ताओं की जुड़ी, और किसी की नहीं। आप राव तुलाराम जी क्या मानते हैं? हमारे उनसे ज़्यादा क्या ही मानेंगे जी। मतलब जो व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई के सिपाही रहे और बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हों, हमारे बहुत बड़े आइकॉन है वो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी उनको बहुत बड़ा योद्धा मानता है। तो क्या उनका नामकरण के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ
तो वो राव साहब के ही कार्यकर्ता थे, ये होना जरूरी क्या है? कोई भी तो हो सकता है, क्योंकि सबके लोगों की भावनाएं थी कि हमारे इलाके में भाई नसीपुर से 5 किलोमीटर दूरी पे मेडिकल कॉलेज खुला है, और नसीपुर के युद्ध के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, जब 5000 सैनिक शहीद हुए थे। क्या उस नसीपुर के नज़दीक कोई मेडिकल कॉलेज हो और जनता की भावनाएं उनके नाम से हो, तो क्या गलत तो नहीं है? गलत तो लेकिन चौन ऋषि का भी बड़ा नाम है, वो भी बड़े अच्छे उनकी तपोभूमि रही, कोई बात नहीं है, और वो मसला अब ख़त्म भी हो गया है, वो कर दिया है सरकार ने, तो उस मामले पर चर्चा करना भी मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा अब नसीपुर से मुझे नसीपुर ध्यान आ गया, ये 1 ही मिनट में आप थोड़ा बात करना। हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर 2 जो हैं शहीद स्मारक घोषित हुए, एक ही साथ हुए, एक बन चुका है जो शायद 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बना, अम्बाला के अंदर, अम्बाला में बना है सर, मैं सीधा ही बता। हाँ, और ये नारनौल के अंदर वाला नहीं बना, अम्बाला वाला पहले बन गया था, हाँ, बीच में काफ़ी चीज़ें आ गई, नसीपुर में नहीं बना। नसीपुर वाले के लिए बजट का अनाउंस भी हो गया और सारी चीज़ें हो गई, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बन भी जाएगा। दूसरी बात ये है, इस मामले में अब मुद्दे नहीं बचे, अब ये काम शुरू होने वाला है, वो सारी चीज़ें हो चुकी है, पीछे अखबारों में आ गई, राव साहब चीफ मिनिस्टर जी से मिले थे, बहन जी भी मिली थी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, बहुत अच्छी दूसरा ये है पर्सनली कि हर आदमी का, आपने पूछा आप थोड़े से दिखते नहीं हो, मैं सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होता हूँ, कम क्या ना के बराबर होता हूँ, और कैमरे वगैरह के करिए और दरिया में डाल कैमरे के सामने वैसे ही मेरा बहुत कम, मैं तो वैसे भी आप देखते होंगे, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को अच्छे से। कभी भी किसी भी उस समय भी जब आप मान लो जब भी कभी कवरेज वगैरह करते थे, तब भी आप फ्रंट एंड पर कैमरे पे कभी आने का अपना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ से थोड़ी सी होती है कि परमानेंट क्रेडिट लेना सारे दिन, जैसे फोटो डालना, ये कर दिया वो कर दिया। अब मान लो मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं है कि मैं कोई भी काम सरकार ने करने हैं, हम उनके लिए किसी आदमी को, जैसे राव साहब को एप्लीकेशन देने, साहब ये काम करवाना है, वो काम हो रहा, अच्छी बात है, काम तो सरकार कर रही है, नेताओं के प्रयास से हो रहे, हमारी कलम या हमारी ताकत, हम तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर हम, मैं जानता हूँ भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं उस नेता का वो, हम कार्यकर्ता हैं। और मैंने पहले भी कहा कि राव साहब के कार्यकर्ताओं की फौज का एक बहुत छोटा सा मैं भी कार्यकर्ता हूँ, और उनका प्रेम है कि वो मुझे कार्यकर्ता स्वीकार रहे हैं, और अपने से जो प्रयास होता है, अपन काम सीधा रिक्वेस्ट करते हैं, हो जाता है। क्रेडिट लेना ये चीज़ें है ना, ये मैं बहुत ज़्यादा, वो मुझे लगता नहीं है कि इन चीज़ों से कोई बहुत अच्छा वो आता है कि काम कहीं भी कोई भी करे और हर ही जगह क्रेडिट लेना, वो चीज़ें तो फिर। तो चलिए प्रदीप जी, वैसे तो हमने सारी बातें कर ली राजनीति से संबंधित, लेकिन आपकी अभी बातचीत कर लेते हैं कि आप वैसे तो काफ़ी बड़े समर्थक हैं, जैसा कि हमने अभी बातों में भी सुना, देखा। कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं, हाँ कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप मैं गलत बोल गया। बाकी अब मतलब क्या उम्मीद रखते हैं राव साहब से, क्योंकि एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मान लीजिए राजनीति में ऐसा होता भी है कि कार्यकर्ता काफ़ी समय से काम करते रहते हैं, फिर लास्ट में कहीं ना कहीं से कोई टिकट दिलवा दी जाती है और वो फिर चुनाव लड़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ में तो एक एग्जाम्पल भी है कि कार्यकर्ता को ही टिकट मिली थी, बीजेपी ने टिकट दी और फिर मान लीजिए वो चुनाव जीत गए। तो कहीं ऐसा कि राव साहब आपकी मदद कर दे, आपको भी टिकट मिल जाए, तो कहीं ऐसा कुछ संभावनाएँ तो नहीं है भविष्य में क्या कुछ करने वाले? सर ऐसा है मुंशी जी, राव साहब के कार्यकर्ताओं में किसी भी कार्यकर्ता को मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उनसे कुछ मांगने का इस तरह का नहीं रखता। उनकी नज़रें है ना सब कार्यकर्ताओं पे हैं, उनको कब कहाँ किस कार्यकर्ता को एडजस्ट करना है, ये उनका अपने सोच है। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा विचार ना, मेरी ऐसी बहुत बड़ी लालसा मैं यही वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे टिकट दे, इस तरह की बात सर कोई बात ही नहीं है। वो जो भी जिस प्रकार से भी आदेश करेंगे हम उसी प्रकार से संतुष्ट हैं। वो जो आदेश कर देंगे उस आदेश को सर माथे लेके हम वही काम कर लेंगे। हमें इससे ज़्यादा बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, कभी फिर भी बैठेंगे आपके साथ, कुछ और राजनीति को छोड़ के किसी मामले पर्सनल बातों की बात करेंगे। किसी को क्या लगता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं, किसी को भी नहीं पड़ता कि एक स्वामी दयानंद जी की बात है बहुत पुरानी, एक उनका दयान प्रकाश लिखी थी, राजेंद्र जी जिज्ञासु अबोर वाले, उनकी किताब में एक लाइन आती है, इच्छाएं सिंधु की और संतुष्टि बिंदु की। इच्छाएं समुद्र के समान हो लेकिन संतुष्टि बिंदु पे जहाँ हो वहाँ भी होनी चाहिए। तो इच्छाएं राजनीति में सबकी समुद्र के समान ही हैं, मैं उनसे परे नहीं हूँ, लेकिन संतुष्टि बिंदु पे है जहाँ जैसी परिस्थिति में है मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ।
राव साहब का जब मन करेगा, जो आदेश करेंगे वो कर देंगे, नहीं भी करेगा ना तो भी अपन वैसे ही हैं जैसे कार्यकर्ता पहले थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी ऐसे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि हमने तो राजनीति में ही मतलब सब कुछ करना है, राजनीति हमारा सब कुछ है। अपन जन सेवा उनके माध्यम से कर पाए वो भी, अपन सीधा कर पाए वो भी, वो करते रहेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अपन ना पहले बहुत अधिक एक्टिव थे ना बहुत कम थे, वैसे ही पैरेलल हाथ चल रहे हैं। अपना सीधा सा सिंपल सा है, वो जब जो चाहेंगे वैसा ही मान लेंगे। चलिए साथियों, आज जो है ना हमने एक राजनीतिक चर्चा ही की है जो वर्तमान में जो चल रहा है, और थोड़ा सा पीछे का भी हमने डिस्कस किया। लेकिन प्रदीप मालड़ा जी से और भी मुलाकातें करेंगे आने वाले समय में, और इनसे अलग अलग जो है ना विषयों पर बातचीत करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। वैसे तो कैमरे पर कम आते हैं, लेकिन अब ये जो है ना हम बुलाएंगे, ये बार बार आएंगे और इनसे जो है ना और भी जो है ना सवाल जवाब करते रहेंगे। आज का इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, जो अपने क्षेत्र से संबंधित थी, जो राव साहब से संबंधित भी थी, और राजनीतिक जो भी हलचल चुनाव में रही और अब भी जो रही, उन सभी के बारे में हमने की। आपको कैसी लगी कवरेज, पूरी बातचीत हमारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बता सकते हैं। प्रदीप जी के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने जो अपने विचार रखे और जिस शालीनता के साथ और जिस आप कह सकते हैं कि सही सही शब्दों का चुनाव करते हुए रखे, अपने आप क्या कहेंगे, आप इनके बारे में अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।